हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा अपने न्यू लेसन स्टार्ट करेंगे वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन्स। तो देखिए अपने चैप्टर का क्या नाम है बेटा, वर्क पावर एनर्जी एंड कोलिजन्स। और इसके अंदर जो अपने टॉपिक स्टडी करेंगे उसका नाम रहेगा काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो चलो बच्चों जल्दी से करते हैं स्टार्ट। कॉपी पेन ले लीजिए, अपनी नोटबुक लेके बैठिए और साथ साथ नोट्स भी बनाना। पहले एक बार समझ लेना, उसके बाद उसके नोट्स बना लेना, ताकि ये सब कुछ आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर फीड हो जाए। तो बच्चों चलो अपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, पी वाई क्यू करेंगे जो नीट में आए हुए हैं। लेकिन इनको करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसके ऊपर कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूं, ताकि आपको ये बहुत इजी बन जाए ये चैप्टर। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट बात जो अपने पास आती है बेटा, जो अपना टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। आज अपने इसको पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो देखो बच्चों, ये आप सभी जानते हो कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। ये तो आप 9-10 से पढ़ते ही आए हैं बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। और मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है, पी इज इक्वल टू एम इंटू में वी होता है, मास इंटू में वेलोसिटी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बारे में बेटा हमने अपने पिछले लेसन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी हमने पढ़ा है। तो काफ़ी बातें आज आपको इसमें रिवीजन भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें अपना रिवीजन भी होगा। तो चलिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसको बेटा अगर अपने क्या करें, इनटू में एम बाई एम कर दें, इनटू में एम बाई एम कर दें, तो यहाँ से ये देखो, ये ऊपर वाली जो टर्म है ये बन जाएगी एम स्क्वायर वी स्क्वायर, जो कि पी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि पी स्क्वायर क्या होता है, एम स्क्वायर इंटू में पी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं अब, पी स्क्वायर और नीचे क्या बच गया, 2m, पी स्क्वायर बाय 2m। तो इसे बेटा बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशनशिप, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम रिलेशन। काइनेटिक एनर्जी को हम ई से भी रिप्रेजेंट करेंगे, तो ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, देखो 2m इंटू में ई के, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2m ई के। तो यहाँ से p कितना हो जाएगा बताइए, अंडर रूट में 2me, ये हो जाएगा अपने पास p की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास सभी फॉर्मूलाज हैं। अब हमने अलग अलग कंडीशन में न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा कि कब कौन सा फॉर्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो इन फॉर्मूलाज को नोट कर लीजिए। वैसे आपका ये रिवीजन हुआ है, ये हमने पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर भी ये फॉर्मूलाज हमने स्टडी किए हुए हैं। चलो बच्चों चलते हैं अपने, अब साथ साथ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो हैं अपने न्यूमेरिकल्स के साथ साथ अंदर अपने क्लियर होते रहेंगे। चलो बच्चों करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करता हूँ। एक पार्टिकल है मास m1 का, मूविंग विद द वेलोसिटी v1। ये बेटा अपना नीट का PYQ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखो बहुत इजी हैं ये वाले क्वेश्चन, प्राइमरी लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन है। पार्टिकल ऑफ मास m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 और दूसरा पार्टिकल है m2, उसकी वेलोसिटी क्या है v2। और दोनों का जो बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम, यानी दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है, बट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी E1 एंड E2। और m1 इसमें ग्रेटर देन m2 है, तो बताओ कौन सा इसमें रिलेशन सही है। तो बेटा इसने क्या दिया, मोमेंटम सेम दे रखा है और काइनेटिक एनर्जी के बारे में इसने पूछा है। तो अभी हमने फॉर्मूला क्या स्टडी किया था कि काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। और मोमेंटम अगर मान लो सेम हो जाए, मोमेंटम दो बॉडीज का सेम हो, तो काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। तो बेटा याद रखें, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास भी हो सकती है। देखो अगर हम इस फॉर्मूले को देखते, जनरल फॉर्मूले को, कि काइनेटिक एनर्जी होती हाफ एम वी स्क्वायर, तो बच्चे तो यहाँ छोटे होते हैं, मिस्टेक कर देते कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास। ये होता है, ये सही है, लेकिन कब, अगर उसकी वेलोसिटी सेम हो, अगर दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट होती, तब ये रिलेशन अप्लाई होता। लेकिन यहाँ बेटा वेलोसिटी नहीं है, इसने तो मोमेंटम सेम दिए हैं, तो इस केस में जो रिलेशन रहता है काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। या हम ऐसे लिख सकते हैं E1 बाई E2 इज इक्वल टू M2 बाई M1। तो ये वाला तो बेटा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ E1 बाई E2 M1 बाई M2 है, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, तो ये वाला सही हो जाएगा, है ना। ये वाला ऑप्शन में नहीं है, तो ग्रेटर और लेस देन देख लीजिए, क्योंकि आपको मास बेटा M1 ग्रेटर देन M2 दिया है, तो M1 बड़ा है M2। तो क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो E1 छोटा हो जाएगा E2 से, तो आपका फर्स्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा। समझ गए बेटा। तो ये था काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के ऊपर, रिलेशन के ऊपर फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल, नोट कर लो इसको। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड ये है कि एक बॉल है, उसका मास है 2 किलोग्राम और दूसरी बॉल है उसका मास है 4 किलोग्राम। बेटा आपके पास दो बॉल्स हैं 2 किलोग्राम और 4 किलोग्राम, ड्रॉप टुगेदर फ्रॉम ए 60 फीट टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर से इनको ड्रॉप किया जाता है।
यानी कि जो फर्स्ट बॉडी है उसका मास तो है 2 किलोग्राम और सेकंड बॉडी है उसका मास है 4 किलोग्राम। दोनों को u इज इक्वल टू जीरो ड्रॉप करने का मतलब छोड़ा जाता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो से। तो जब ये 60 फीट हाइट से छोड़ा जाता है, जब ये 30 फीट आ जाते हैं नीचे, ठीक है, हाफ हाइट तक नीचे आ जाते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा? तो बेटा जब ये नीचे आते हैं ग्रेविटेशन के कारण, तो इनमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का केस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या u प्लस जी टी, ये हम फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें u क्या हो जाएगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। या हम ये भी लगा सकते हैं, हाइट दी है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, और h की वैल्यू यहाँ 30 फीट है, h/2 है समझ लीजिए, लेकिन u की वैल्यू इसमें जीरो है, तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2gh आ जाएगा। हाइट दोनों ने सेम चली है बेटा, तो v जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि g तो कांस्टेंट ही है और हाइट दोनों ने 30 फीट कवर किया है। ठीक है, क्लियर? भले 30 किया है या 60 किया है, इसने न्यूमेरिकल में हमें 30 फीट दिया है, दोनों की हाइट सेम है, तो वेलोसिटी मास पर तो डिपेंड नहीं करती है। इसका मतलब इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों? इनकी सेम हो जाएगी। और जब वेलोसिटी सेम होती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर। और v अगर सेम हो जाए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ आपने देखा कि पिछले क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, क्योंकि वहाँ कंडीशन क्या थी? मोमेंटम सेम था। यहाँ क्या कंडीशन है बेटा? दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो ये डिपेंड करता है रिलेशन की कंडीशन कौन सी गिवन है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस बात को, कितना अच्छा ये हमारा पॉइंट था। तो यहाँ पर बेटा जी E प्रोपोर्शनल टू m आ गई, काइनेटिक एनर्जी को हम E से भी लिखते हैं, तो E1 बाई E2 किसके इक्वल हो जाएगी? M1 बाई M2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और मास कितने कितने हैं उनके? 2 किलो और 4 किलो, तो ये आ जाएगी 2/4, यानी कि 1/2 आ जाएगा इसका रेशियो, यानी कि C आंसर हो जाएगा। समझ गए बच्चों? चलिए सेकंड क्वेश्चन को नोट कर लो। तो ये कितनी अच्छी बात थी, आपने क्या रखा याद बच्चों ने, कि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली भी हो सकती है प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, मोमेंटम सेम दिया है आपको या वेलोसिटी सेम की। चलिए नोट कीजिए न्यूमेरिकल नंबर 2 को। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3 में। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें क्या है बच्चों की काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। काइनेटिक एनर्जी को 300% इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज बाय 300%। जब भी बेटा परसेंटेज वाले क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजीली आप उसको सॉल्व कर सकते हो, अगर आप ये बात याद रखो कि परसेंट का मतलब होता है 100 में से, है ना। यानी इसका मतलब हुआ कि E1 जो है वो 100 है और इंक्रीज बाय 300%, यानी 300% बढ़ा दिया है उसको, तो E2 कितनी हो जाएगी बताओ? 400 हो जाएगी, है ना। 300% इंक्रीज का मतलब होता है 100 के ऊपर 300 बढ़ा दिया। परसेंट इंक्रीज का मतलब क्या होता है बेटा? कि 100 के ऊपर हुआ चेंज होता है। ठीक है, तो 100 के ऊपर 300 बढ़ा दिया। परसेंट चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, तो पहले वाला मोमेंटम 100 मान लो और बाद वाले मोमेंटम को फाइंड कर लो। और क्योंकि आपको मोमेंटम फाइंड करना है, तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है आपको भी सिखाया था थ्योरेटिकल नोट्स के अंदर, कि P होता है √2mE होता है। ठीक है, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? रूट में E हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी है उसका मास तो कांस्टेंट ही है, एक ही बॉडी है ना वो, तो P प्रोपोर्शनल टू रूट E। तो इसका मतलब P2/P1 क्या हो जाएगा? रूट E2/E1 हो जाएगा। और यहाँ से अब हम इजीली P2 को फाइंड कर सकते हैं। तो P2/100, P1 100 लिया हमने, E2 कितना था बेटा? 400/100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 आ जाएगा। तो P2 कितना आ जाएगा? 100 × 2 यानी कि 200। तो इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज बाय 100%। क्यों बेटा इंक्रीज बाय 100%? क्यों इन 100%? क्यों? क्योंकि ये पहले हमने इसको कितना लिया? 100, और अब हो कितना गया? 200। तो 100 के ऊपर कितना इंक्रीज हुआ? 100 इसको बोलते हैं परसेंट इंक्रीज। ठीक है, तो परसेंट के लिए आप क्या याद रखेंगे? इनिशियल को 100 मान लेते हैं, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। चलिए नोट कीजिए न्यूमेरिकल नंबर 3 को। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4 में। न्यूमेरिकल नंबर 4 में चलते हैं। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 4 बेटा क्या है? टू बॉडीज हैं विद काइनेटिक एनर्जी इन द रेशियो ऑफ 4:1। इनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आपको दिया है, मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम। इनका मोमेंटम इक्वल है, सेम है, तो रेशियो ऑफ देयर मास, तो इसमें मास का रेशियो आपको पूछा गया है। तो आप बच्चों इसमें क्या करेंगे कि आपको मोमेंटम सेम दिया है और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा P²/2m, और मोमेंटम आपको सेम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी और मास क्या हो जाएंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। और अब की बार आपको मास का रेशियो पूछा है, तो मास को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू E,
तो m1/m2 किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, E2/E1 के। ठीक है, तो E2 कितना है आपके पास, E2/E1, यानी कि आपको काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, मतलब E1/E2 आपको दिया है 4/1, तो इसको उल्टा करके रख दो, वो E1/E2 है या E2/E1 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं कि मास और काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो उसका रेशियो 4:1 है, तो इसका क्या आ जाएगा, 1:4 आ जाएगा। चलिए बच्चों कर लीजिए नोट न्यूमेरिकल नंबर 4 को। तो आप बच्चों ने क्या देखा कि अगर बेटा आपके शॉर्ट नोट्स या बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे हैं कि क्वेश्चन आता कहाँ से है, तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 में। नोट कर लीजिए न्यूमेरिकल नंबर 4 को। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 5 में। चलो बच्चों, ये है न्यूमेरिकल नंबर 5। आप वीडियो को पॉज करके खुद भी इसको ट्राई करने की हैबिट आप बनाइए। ठीक है, मैं आपको पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू बॉडीज हैं, मास m और 4m, मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा विल बी। ठीक है, तो आपको लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है इसमें। तो लीनियर मोमेंटम p क्या होता है बेटा, √2m e। ठीक है, यहाँ पे बेटा वर्ड आया लीनियर मोमेंटम, मैंने आपको मोमेंटम बताया था, ये मोमेंटम लीनियर मोशन वाला है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, ये अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रोटेशनल डायनामिक्स के एंगल्स वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमारी जो बातें चल रही है वो लीनियर मोमेंटम के ऊपर चल रही है, लीनियर मोशन के ऊपर ही चल रही है। तो मोमेंटम क्या होता है बेटा, √2m e होता है। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, ई तो आपको सेम दे रखी है दोनों बॉडीज की, तो मोमेंटम मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √m हो जाएगा। तो P1/P2 किसके इक्वल हो जाएगा, √m1/m2 के, यानी कि m/4m। ठीक है, पहले वाला m है फिर 4m है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इजीली क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। ठीक है, 5 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। देखो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है नीट में, देखो कितना ये सिंपल क्वेश्चन है। बात देखो, अपने कंसेप्ट सीखने के बाद कितनी सिंपल बातें हैं, आप कर सकते हो कि मास 1 ग्राम और 9 ग्राम है। ठीक है, एक बार कीजिए इसको खुद, और उनकी इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो उनका रेशियो किसका बताना है, उनका लीनियर मोमेंटम का। तो फिर से कहें कि मोमेंटम क्या होता है बताओ, √2m e। तो p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √e। तो P1/P2, p प्रोपोर्शनल टू e तो सेम दिया है ना आपको, तो p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √m की। ठीक है, p प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √m की। मास अलग अलग है, तो m1/m2, वो 1 ग्राम और 9 ग्राम है, तो 1/9 जो कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप इसको कर लीजिए। देखो सिंपल सी बातें हैं बहुत ही। ठीक है, तो बस बातें, ज़रूरत है बेटा आपको क्या है कि इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखने की। ठीक है, इन फॉर्मूले को याद रखने की, बातें सिंपल आती हैं हमें। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 में। देखो बेटा 7 नंबर कितना अच्छा न्यूमेरिकल है। एक पार्टिकल है, उसका मास है कैपिटल M, मूविंग विद हॉरिजॉन्टल सर्कल। आप इसको कर सकते हैं खुद भी ट्राई। ठीक है, कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में एक पार्टिकल घूम रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, v है, यूनिफॉर्म है स्पीड, रेडियस r है। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, इट्स काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होगा। वो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है, मोमेंटम में क्या चेंज होगा, मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। चलिए कीजिए इसको ट्राई 1 मिनट। देखो जब भी बेटा एक पार्टिकल सर्कल में घूमता है, तो जैसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, तो जब ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर पहुंचता है, मतलब यहाँ a से बिल्कुल b पर पहुंचता है, तो इसका हाफ साइकिल हो जाता है। जो वेलोसिटी इसकी अपवर्ड थी वो क्या बन जाती है, डाउनवर्ड बन जाती है। लेकिन इसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी तो क्या रहेगी, इसकी सेम ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी में बच्चों डायरेक्शन नहीं होती, तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें सेम रहेगी। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ m v², और v सेम है, स्पीड तो सेम ही है ना, v की डायरेक्शन बदली है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। तो ये ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, आपको लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात रही मोमेंटम की, तो देखो बच्चों पहले का इसका जो मोमेंटम था ये ऊपर जा रहा था, तो P1 क्या था, प्लस का mv, और P2 क्योंकि अब ये नीचे आ रहा है, डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, तो P2 क्या हो जाएगा, माइनस mv। तो मोमेंटम में चेंज कितना हुआ, डेल्टा पी, mv से माइनस mv, तो बेटा कितना चेंज हुआ, मोमेंटम में चेंज का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2mv। समझ गए बेटा, कोई चीज़ अगर +5 से -5 हो गई है, तो चेंज कितना हुआ, 10 का चेंज हुआ ना। ठीक है, क्लियर, या -10 का हुआ, बिल्कुल ठीक है। कि अगर इसको वेक्टर में निकालोगे तो माइनस आएगा। ठीक है, जैसे डेल्टा पी वेक्टर, वो क्या होता है, P2 वेक्टर माइनस
P1 वेक्टर। तो P2 कितना है बेटा माइनस एम वी, ठीक है, और P1 कितना माइनस, फिर पहले माइनस का साइन, फिर P1 कितना है एम वी, तो डेल्टा P वेक्टर क्या आ जाएगा माइनस 2 mv। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, डेल्टा P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या देंगे 2 mv, ठीक है। तो आंसर मोमेंटम चेंज बाई 2 mv, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए बच्चे। माइनस का साइन जो होता है आपने पढ़ते हैं ना बेटा, वेक्टर के अंदर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो अगर इसका आंसर ऑप्शन में -2 mv होता तो वो ज़्यादा बेटर होता। अगर दो आंसर होते ना +2 mv -2, क्योंकि इसी माइनस साइन ये इंडिकेट करता कि डायरेक्शन रिवर्स हुई है, लेकिन इसने सिर्फ मोमेंटम का चेंज पूछा था, तो उसका मैग्नीट्यूड पूछा था, ठीक है बच्चों, समझ गए। वेक्टर में माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो डायरेक्शन रिवर्स हुई है, इसलिए चेंज क्या हुआ, माइनस का हुआ -2, ठीक है। और मैग्नीट्यूड क्या हुआ, +mv से -mv, तो 2 mv। मैग्नीट्यूड का आंसर डायरेक्ट इसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8 में। चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 8 देखो। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय ए मास इन ट्रेवलिंग डिस्टेंस d स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u तो इसका 0 है, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो बेटा कितना अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। देखो कैसे कि बच्चे ये कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv²। तो आप बच्चों ने अभी तक ये सीखा है कि काइनेटिक एनर्जी कभी तो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, कभी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो यहाँ पे क्या होगा, है ना, यहाँ पे कौन सा आंसर सही रहेगा, करेंगे इसको एक बार ट्राई। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। बच्चे जनरली इसमें मिस्टेक करते हैं इसके अंदर। देखो क्या है, इस कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी। इन्होंने दिया है अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, तो v बच्चों क्या होता है u+at, ठीक है। v क्या होता है u+at होता है, ठीक है। या v² पूछे तो क्या होता है u²+2as, v² क्या होता है u²+2as 2ad, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस d की बात चल रही है, ठीक है। तो आपको डिस्टेंस गिवन है, तो आप फिर इसका मतलब वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये सेकंड वाला u²+2ad। अब u तो 0 ही है, तो v² क्या हो जाएगा 2a इंटू में d हो जाएगा, है ना। और कांस्टेंट फोर्स है, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे F = ma। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा F/m हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ½ m इंटू में v² क्या है 2ad, तो 2ad, a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, a नहीं रखेंगे, F/m रख देंगे यहाँ से, इंटू में d। अब बच्चों क्या होगा, इस फॉर्मूले के अंदर क्या होगा, m से m कट जाएगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी F इंटू में d, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू m⁻�0। पावर 0 का मतलब है क्योंकि मास से मास कट गया, तो ये मास पर इस केस में डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। नोट कीजिए इस बात को। तो आप बच्चों ने क्या देखा इसके अंदर, आप बच्चों ने बेटा ये देखा इसके अंदर कि काइनेटिक एनर्जी अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा हो तो उस केस में मास पर डिपेंड वो नहीं करती है। तो कितना अच्छा बेटा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नंबर 8 इंपॉर्टेंट लगाओ इसके ऊपर। अब अपने चलेंगे न्यूमेरिकल नंबर 9 में। चलिए चलिए बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 9 देखिए। न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो ये प्रोजेक्टेड पार्टिकल 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है। पार्टिकल कैसे प्रोजेक्ट किया गया है 45 डिग्री के ऊपर, तो ये बेटा एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगी इस तरह से, है ना। यानी कि उसको 45 डिग्री के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, तो ये क्या बन जाएगी, एक प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में उसकी k थी, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है v cos थीटा होती है, अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी v थी तो। एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। आपने बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन सभी बच्चों ने सीखा हुआ है, मेरे से अच्छे से आपने सीख लिया था, है ना बेटा। तो इसमें अगर v वेलोसिटी से हम थ्रो करते हैं तो उसकी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कितनी हो जाती है v cos थीटा, ये हमने वहाँ प्रूव भी किया था। तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी ½ mv² हो जाएगी। और इसकी जो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी है वो ½ mv नहीं, वहाँ क्या आएगा v cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। और थीटा आपको 45 डिग्री का एंगल इसमें गिवन है, ठीक है। तो K2 किसके इक्वल आ जाएगी बताओ, ½ mv², ठीक है, cos स्क्वायर 45 डिग्री। और cos 45 डिग्री कितना होता है बेटा 1/√2। तो ये कितनी आ जाएगी ½ mv², इसको तो हम K1 लिख सकते हैं, ½ mv² को K1 लिख सकते हैं, K1 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 45, तो cos 45 होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा K1/2 आ जाएगा, K1/2 यानी K/2 इसका आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों मैंने जब आपको प्रोजेक्टाइल मोशन सिखाया था तो उसमें भी आपको मैंने सिखाया था कि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या होती है, K1 इंटू में कोस स्क्वायर थीटा। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर एनर्जी क्या हो जाती है, K1, क्योंकि देखो ये हाफ एम वी स्क्वायर को K1, तो ये क्या बन जाएगी, K1 कोस स्क्वायर 45 डिग्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये वैसे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन का है, लेकिन यहाँ पर बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात पूछी गई है, तो ये वर्क पावर और एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी वाले टॉपिक के अंदर भी इसको डिस्कस किया जाता है। सेम क्वेश्चन हमने प्रोजेक्टाइल में भी डिस्कस किया था और सेम क्वेश्चन हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर, क्योंकि यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी की वाले टॉपिक को भी स्टडी कर रहे हैं अच्छे से। चलिए बच्चों, नोट करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 में। चलो न्यूमेरिकल नंबर 10 देखो, ये है बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 10। A stationary particle explode into two particle of mass m1 m2 which move in opposite direction with velocity v1 and v2. The ratio of their kinetic energy will be। तो ये क्वेश्चन बेटा कहाँ से है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी है। इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट भी लगा है, लेकिन हम साथ में काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं, तो टॉपिक्स आपस में इंटीग्रेटेड ही रहते हैं, तभी तो फिजिक्स ईजी होती है। देखो मैं आपको एक बार फिर से इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ। एक बॉम्ब है बेटा, अगर ये मान लो अचानक फट जाए, इसमें एक्सप्लोजन हो जाए, और ये कह रहा है कि इसके दो टुकड़े हो गए हैं, तो एक टुकड़ा इधर जाएगा मान लो m1, तो v1 वेलोसिटी से, तो डेफिनेटली जो दूसरा टुकड़ा है ना बेटा, उसको अपोजिट जाना ही पड़ेगा, दूसरे टुकड़े को अपोजिट जाना ही पड़ेगा। m2 वाले को v2 से उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्यों? इसे बोलते थे अपने मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, PI इज इक्वल टू PF। क्योंकि यहाँ बॉम्ब एक्सप्लोजन बेटा उसके अंदर इंटरनल फोर्सेज के कारण हुआ है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा, बम अचानक फट गया, तो इस केस में हुआ क्या बताओ बेटा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। तो हमने बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन की थ्योरी डिटेल में पढ़ी हुई है, वो क्लास अपनी है, उसमें उसमें टॉपिक लगा हुआ है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फिर उसमें चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और टॉपिक लगा हुआ है उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। को आप स्टडी करेंगे तो ये 45 मिनट की वो क्लास है, तो उसमें आप अच्छे से मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने की हुई है उसको रिवाइज भी कर सकते हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, तो फिर तो आपको 5-10 मिनट में वो रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन की जो बात अपने कर रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो था, क्योंकि इनिशियली तो बॉम्ब रेस्ट में था, तो बाद में दो टुकड़े हो गए, तो उसका मोमेंटम p1 वेक्टर प्लस p2 वेक्टर। तो यहाँ से इजीली हमें पता लग जाएगा कि p1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस p2। ठीक है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नेगेटिव साइन का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे। तो मतलब बेटा दोनों का जो मोमेंटम रहेगा वो इक्वल और अपोजिट रहते हैं हमेशा, p1 वेक्टर इज इक्वल टू p2 वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, या हम इसको m1 v1 m2 v2 भी हम कह सकते हैं। लेकिन अब हमें ये पूछा गया कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा p²/2m, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही हो गए, p1 और p2 क्या हो गई, p1 और p2 सेम हो गए। तब इस केस में काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन जाएगी। तो इसका रेशियो E1/E2 क्या आ जाएगा, E1/E2, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या आ जाएगा, M2/M1 के आ जाएगा। ठीक है, M2/M1 के आ जाएगा। समझ गए बच्चों सभी? तो यहाँ आपने देखा बेटा कि एक बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, तो डेफिनेटली उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मोमेंटम दोनों बॉडीज का या दोनों टुकड़ों का उसके क्या रहेगा, सेम रहेगा। और मोमेंटम जब सेम रहता है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए बच्चों 11 नंबर देखो, फिर से देखो, एक बॉम्ब का मास है 30 किलोग्राम और एक्सप्लोड होता है टू पार्ट में 18 किलोग्राम और 12 किलोग्राम। तो 18 किलोग्राम वाले की वेलोसिटी गिवन है, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ दूसरे मास की। ठीक है, तो बेटा जब भी बॉम्ब एक्सप्लोजन होता है तो दोनों के मैग्नीट्यूड क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, यानी P1 इक्वल टू P2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। मैग्नीट्यूड में दोनों सेम रहते हैं, डायरेक्शन में अपोजिट थे, माइनस का साइन था, अब अपने मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो पहला टुकड़ा क्या है, 18 किलोग्राम का, और उसका स्पीड कितनी है, 6 है। दूसरा टुकड़ा कितना है, 12 किलोग्राम का, उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो कितनी आ जाएगी बताओ, V2 बेटा 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, 6 से 2 और 2 से 9 है। ठीक है, 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी K2, दूसरे टुकड़े की काइनेटिक एनर्जी हाफ M2 V2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ M2 V2 स्क्वायर। M2 कितना है उसका बताओ, 12 किलोग्राम, और V2 कितना है 9, तो 9 इंटू 9, ठीक है 81 हो जाएगा, 9 इंटू 9। ठीक है, V2 का स्क्वायर करना है ना, तो 9 इंटू 9 81 हो जाएगी। तो 81 इंटू 6, तो 486 जूल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए बेटा, ये हो जाएगा 6, तो 80 इंटू 6 कितना, 480, उसमें 6 जोड़ दो तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 486 जूल आ जाएगा।
ठीक है बच्चों, तो ये आपने सीख लिया। आपने क्या सीखा कि मोमेंटम कंजर्व रहता है बॉम्ब एक्सप्लोजन में, तो दोनों के मोमेंटम P1 P2 सेम होते हैं, तो M1 V1 M2 V2 हो गया। तो यहां से आपने इसको फाइंड कर लिया अच्छे से। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी बच्चे? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। चलो बच्चों, अब करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 12। देखो, न्यूमेरिकल नंबर 12 के अंदर आपको बेटा क्या दिया गया है कि एक शेल है मास ऑफ 200 ग्राम का, इजेक्टेड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 4 किलोग्राम बाय एन एक्सप्लोजन दैट जनरेट 1.05 किलो जूल ऑफ एनर्जी, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द शेल इज। देखो बेटा, आपको मैंने बताया था कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ वाली क्लास के अंदर कि गन से जो बुलेट निकलती है वो भी मोमेंटम कंजर्वेशन का ही एग्जांपल है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो कि जैसे ये गन है, ठीक है, अब इससे बुलेट आगे निकलती है। बुलेट कहाँ गई? इससे आगे निकली एकदम से, ये गई, इससे बुलेट गई। ठीक है, अब बेटा बुलेट आगे गई तो गन किधर जाएगी? पीछे जाएगी। मोमेंटम कंजर, जो कि अपने भी सीखा था कि बॉम्ब है उसका एक टुकड़ा आगे जाता है तो दूसरा किधर जाता है? पीछे जाता है। तो सेम ऐसे ही बुलेट आगे गई तो गन किधर गई? पीछे गई। तो बात जो बुलेट की हो रही है यहाँ पर कि बुलेट का जो मास है शेल का वो 200 ग्राम है और इसकी जो एनर्जी है वो 1.05। तो आप एनर्जी देखो सेकंड वाले मास की, E2 इज इक्वल टू हाफ स्मॉल m m2 इंटू में V2 स्क्वायर। ओके, और E2 कितनी है? इसको सेकंड वाला मास आप समझिए, किसको? बुलेट को। ठीक है, तो उसकी एनर्जी कितनी है? उस एक्सप्लोजन से कितनी एनर्जी बनती है? मान लो ये बुलेट है, ये बुलेट निकलती है, या कैनन होती है, तोप होती है, उससे गोला निकलता है, ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसको, है ना। तो उसमें एक्सप्लोजन हो रहा है गोले में, तो उससे कितनी एनर्जी जनरेट होती है? 1.05 किलो। किलो का मतलब होता है बेटा 10⁻3। ठीक है, किलो का मतलब हो गया 10⁻3, हाफ इंटू में, और इसका मास है 200 ग्राम, 200/1000 हो गया, 200/1000 इंटू में V2 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? कट के यहाँ से 5 आ गया। 5 इंटू 2 10 होता है, तो इधर 10⁻4 आ जाएगा। तो 1.05 इंटू 10⁻4 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर हो जाएगा। तो V2, ये 1.05 का आप 1 ही मानो, तो V2 ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 10⁻4 का रूट, यानी ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा, 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 12। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 में। अब अपने चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 में। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन ये भी आपको आता है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के ऊपर ही है। पहले मैं आपको इसका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूँ। देखो, इसमें बेटा क्या खास बात है कि 3 फ्रैगमेंट होते हैं। एक बॉम्ब के बेटा 3 टुकड़े होते हैं। तो मान लो एक बॉम्ब है, उसके अगर 3 टुकड़े होते हैं बेटा, तो इसमें एक टुकड़ा इधर जा रहा है, एक टुकड़ा इधर जा रहा है। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो 90 डिग्री के ऊपर आए हैं अभी तक। तो ये इसका मोमेंटम है P1 वेक्टर और इसका मोमेंटम है P2 वेक्टर। ये 2 टुकड़े तो इधर गए हैं, है ना। अब बेटा क्या होगा, जो तीसरा टुकड़ा होगा ना, वो कहाँ जाएगा? जिसके लिए मैंने आपको पहले थ्योरी के कंसेप्ट में अच्छे से सिखाया हुआ है कि इन दोनों का नेट कहाँ होगा? इनके बीच में होगा। P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन हो गया, जिसको हम P12 वेक्टर भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल बात है बेटा कि अगर 2 वेक्टर होंगे, ये मान लो 2 वेक्टर होंगे, ठीक है, P1 और P2, तो उनका नेट कहाँ होगा? उनके बीच में होगा, P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। ठीक है, और जो तीसरा टुकड़ा है ना बेटा, वो उतने ही मोमेंटम से उसके अपोजिट जाएगा। तो तीसरा जो टुकड़ा होगा M3 वाला, वो इधर जाएगा बेटा, उसका मोमेंटम होगा P3, वो उसके अपोजिट होगा, यानी P3 वेक्टर जो होगा वो माइनस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर होगा। ठीक है, ये आपको मैंने सिखाया था बेटा, है ना। इसको मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देता हूँ अच्छे से कि कैसे आता है। ठीक है, इसको आप मैथमेटिकली बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हो, जो हमने पहले पिछली क्लासों में किया हुआ है। देखो, क्योंकि बेटा इस केस में मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल हो गया, है ना। ठीक है, अब स्टार्टिंग में बॉम्ब क्या था बताओ? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल हो गया। अब स्टार्टिंग में बॉम्ब रेस्ट में था, तो P1 कितना हो गया? 0, और P फाइनल में उसके 3 टुकड़े हुए हैं, जिसे हम ऐसे लिखेंगे P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर प्लस P3 वेक्टर, क्योंकि इसके 3 पार्ट्स में ये बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है। तो P3 वेक्टर, देखिए P3 वेक्टर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस, ये दोनों उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, माइनस P1 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर। तो P3 वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा बताओ? P3 वेक्टर हो जाएगा माइनस P3 इक्वल टू का साइन है, P3 वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर। तो इससे आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि P3 क्या हो जाएगा? माइनस P1 प्लस P2। एक कॉमन सेंस की बात सोचो बेटा, जब 2 टुकड़े हुए थे तो एक लेफ्ट में गया था, दूसरा राइट में।
अब 3 टुकड़े हुए हैं तो 2 टुकड़े तो आपको बताएगा इधर गए हैं, तो उन दोनों का जो नेट मोमेंटम होगा तो तीसरे को उसको जीरो बनाना है, क्योंकि इनिशियली बॉम्ब रेस्ट में था, तो टोटल मोमेंटम पहले भी जीरो बाद में भी जीरो रखना है, तो बाद में जीरो रखना है, तो उन दोनों ने जितना मोमेंटम नेट बनाया है P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनका जो नेट जो वेक्टर एडिशन है उसके अपोजिट जाएगा, तभी तो जीरो रहेगा ना बाद में भी, तो P फाइनल को भी तो जीरो रखना है, तो P फाइनल तभी जीरो होगा जब वो अपोजिट हो जाएगा, इक्वल और अपोजिट हो जाएगा, यानी कि उन दोनों के P1 और P2 वेक्टर के इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। ये तो आपने सीख लिया इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब बेटा क्या है, इसमें अपने न्यूमेरिकल को सीख लेते हैं अभी, है ना। तो इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो 3 टुकड़े हुए हैं ये तो हमने सीख लिया कि इसमें जो 2 टुकड़े हुए हैं वो कहाँ गए हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी एक तो x डायरेक्शन में गया है और एक किधर गया है, y डायरेक्शन में गया है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि P3 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P1 को लिख सकते हैं, P1 को लिख सकते हैं P1 i कैप प्लस P2 j कैप, क्योंकि अब ये दोनों टुकड़े 90 डिग्री पर गए हैं तो हम इसे आई और जे कैप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपको ये पता है बेटा कि इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आई और जे पे जो वेक्टर होते हैं, ये एक्स कंपोनेंट हो गया, ये वाई कंपोनेंट हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इन रूट होता है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड आपको पता चल ही गया। अब P3 क्या होगा, क्योंकि ये टोटल जो मास है बेटा ये 5m था, ठीक है, और इसमें जो 2 टुकड़े हैं वो m और m के हैं, ठीक है, तो उनका मोमेंटम कितना हो जाएगा, Px कितना हो जाएगा बताओ, m इंटू में v, और Py भी कितना हो जाएगा, m इंटू में v, Py भी कितना हो जाएगा, m इंटू में v, क्योंकि ये सेम स्पीड v से चलते हैं परपेंडिकुलर, तो x वाला भी, दोनों के मास, x और y वालों के मास भी सेम है और स्पीड भी इनकी सेम है, ठीक है, अलग अलग दी हैं तो अलग अलग यूज कर लो, सेम दी हैं तो सेम यूज कर लो, ठीक है। तो ये m है, ये भी m है, तो ये 5m था टोटल, तो ये कितना बचेगा बेटा 3m, और इसकी स्पीड मान लो है v3, तो P3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3m इंटू में v3, v3 का मैग्नीट्यूड आपके पास अभी आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, mv का स्क्वायर यानी m स्क्वायर v स्क्वायर प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 3m इंटू में v3 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर v स्क्वायर, 2m स्क्वायर v स्क्वायर का रूट, यानी आगे जाके बन जाएगा √2mv, ठीक है, √2m इंटू में v बन जाएगा, ठीक है। तो m से m तो बेटा कट ही जाएंगे, तो यहाँ से v3 किसके इक्वल आ जाएगा, √2v अपॉन में 3, v3 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अपने वेलोसिटी पूछी होती तो यहाँ तक अपने कर लेते, पर इसने पूछा क्या था, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो जैसा कि आपको बेटा बताया था कि इसमें मोमेंटम तो इसमें कंजर्व रहता है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, एक फंडामेंटल लॉ होता है, ठीक है, नोट कर लीजिए, साथ साथ सुनते रहिए बातों को, कि मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ एक बेटा फंडामेंटल लॉ होता है, तो मोमेंटम इसमें कंजर्व रहता है, ठीक है, और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहती है, लेकिन बेटा बॉम्ब जब फटता है ना तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसके अंदर रेस्ट की एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी जो होती है, उसके बारूद की जो एनर्जी होती है, जो उसको पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है, क्योंकि वो रेस्ट मास एनर्जी होगी, वो एकदम से किस में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी, यानी कि इसमें क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ जाएगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बनी है, तो आप वो कैसे निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि 3 टुकड़े हुए हैं ना बेटा, तो K1 प्लस K2 प्लस K3, तो पहले वाला टुकड़ा क्या था, हाफ m इंटू में v स्क्वायर, दूसरे वाला भी क्या था, हाफ m इंटू में v स्क्वायर, और तीसरे वाला क्या था, m नहीं 3m, और v स्क्वायर, उसका v आपने कितना निकाला है, देखो √2v/3, इसका स्क्वायर कर दो 2v²/3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2v²/3, जिसमें 3 से 3 कट जाएंगे, 2 से 2 भी कट देंगे, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ mv² और mv, हाफ mv², ये तो mv² हो गए, और ये क्या आ जाएगा बेटा बताओ, mv², ये भी कितना आ जाएगा, हाफ 3m इंटू में, एक मिनट, ये वाला देखो क्या है 2, इसका स्क्वायर करेंगे ना बेटा तो 2v²/9 आएगा, 2v²/9, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 2v²/9 होगा, है ना। तो ये 3 से कट के यहाँ पे 3 बच जाएगा, तो mv²/3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2v²/9, क्लियर। अपने जल्दी में क्या किया था, 2v²/3 रख दिया था, 2v²/9, ओके, थोड़ा केयरफुली। तो काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या आ जाएगा, mv² 1 + 1/3, जो कि कितना होता है 4/3, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/3 mv², 4/3 mv², ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। समझ गए बच्चे, सारे कॉन्सेप्ट भी सीख गए, तो इसके अंदर आपने थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी सीखे हैं न्यूमेरिकल नंबर 13 के अंदर, किसके, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के। हालांकि बेटा ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ की एक अलग क्लास भी है, वो आपको अच्छे से आज वो भी स्टडी करनी है, आज उसका रिवीजन करना है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, पहले ये नोट कर लो अच्छे से, थ्योरेटिकल कंसेप्ट, ये इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, है ना। और अब अपने चलेंगे बेटा न्यूमेरिकल नंबर 14 में। ये देखिए न्यूमेरिकल नंबर 14, ये सेम है न्यूमेरिकल, तो इसको आप ट्राई करो एक बार 1 मिनट। देखो इसमें है क्या बेटा, इसमें मास 4m है, वो एक्स वाई प्लेन में रेस्ट में है, और वो एक्सप्लोड होता है 3 टुकड़ों में। फिर से वही बात है, 2 टुकड़े का जो हैं 2 पीसेज ईच ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद इक्वल स्पीड v। टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन। तो ये मैंने यार बेटा आपको ये नीट में 2 बार आया है, तो मैंने भी आपको 2 बार इसलिए बताया है ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और साथ में आपने जो कंसेप्ट सीखा है वो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। अब बेटा आप इसको क्या करोगे, ऐसे स्टार्ट करोगे कि P3 क्या होता है, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर इन रूट, यानी कि जो आपने इसकी डिटेल सीखी थी। तो अब आप देखो न्यूमेरिकल को यहाँ से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है। या इसको ये भी कह सकते हैं कि Px स्क्वायर प्लस Py स्क्वायर, ठीक है, इन रूट। क्लियर, ये भी हम इसको कह सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जो 3 टुकड़े हुए हैं बेटा उसके, उसमें 2 टुकड़े तो m और v वाले हैं। टोटल कितना है, 4m है। तो तीसरे का ये m है, यानी कि Px क्या हो जाएगा, सेम m इंटू वी, ठीक है। पी वाई भी क्या हो जाएगा, m इंटू वी। तो m और m 2m तो निकल गए, तो 4m में 2m गए, ये कितना बच गया 2m इंटू में P3 इज इक्वल टू रूट m स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू में वी स्क्वायर। ओके, ठीक है। तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा बताओ, 2m इंटू में V3 इज इक्वल टू 2m स्क्वायर वी स्क्वायर का रूट। तो 2m इंटू में V3 इज इक्वल टू रूट 2mv। तो यहाँ m से m बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो V3 क्या आ जाएगा, रूट 2v बाई 2, यानी कि v बाय रूट 2। तो वेलोसिटी पूछता तो यहाँ तक आपका आंसर हो जाता। अब लेकिन इसने काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा फर्स्ट मास की कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, सेकेंड की भी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, थर्ड की कितनी है, हाफ एम नहीं 2m, एम नहीं 2m, और वी स्क्वायर, वी बाई रूट 2 का स्क्वायर करो तो वी स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। तो ये इसका वेलोसिटी वी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये भी हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर 3 बार, तो क्या बन जाएगा 3 बाई 2 एम वी स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ गए आप, क्वेश्चन नंबर 14 और 13 एक जैसे थे, आपने कंसेप्ट इसके क्लियर कर लिए, तो बच्चे अब इंटेलिजेंट बन चुके हैं। चलिए अब अपने बेटा स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 15। चलो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 15 स्टार्ट करते हैं, जो अपना आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। चलो बेटा 15 नंबर न्यूमेरिकल देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एन इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू ए होज। एक इंजन है बेटा, एक मोटर है, उससे पानी निकल रहा है, ठीक है। वाटर लीव्स द होज विद द वेलोसिटी v एंड मास m इज द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ वाटर जेट, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इसने ये की है कि जो मास m है वो क्या है कि मास पर यूनिट लेंथ है। व्हाट इज द रेट, रेट का मतलब होता है पर सेकंड, एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पार्टेड टू वाटर। थोड़ा सा बेटा इसने घुमाया हुआ है क्वेश्चन। आप तो ये बात करो कि काइनेटिक एनर्जी हम तो इतना ही जानते हैं कि वो होती है हाफ एम वी स्क्वेयर होती, ठीक है। अब बात उठती है यहाँ पे कि आपको स्मॉल m क्या दिया है, स्मॉल m इज द मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे कि टोटल मास क्या हो जाएगा बताओ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ कवर्ड, ठीक है, इनटू में लेंथ, यूनिट लेंथ का मास इनटू में लेंथ। देखो बेटा कैसे कि यहाँ पे मान लो L लेंथ का पानी यहाँ से बाहर आ जाता है पाइप से, ठीक है। तो यूनिट लेंथ का वाटर का मास m है, तो इस पूरी L लेंथ का यानी कैपिटल M किसके इक्वल हो जाएगा, m इंटू में L के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बेटा हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल मास को कैपिटल M लिख दो और इसको स्मॉल m लिख दो और इसको L लिख दो। तो हम इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ ml इंटू में v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन सकता था। लेकिन अभी बेटा इसने एक बात दी कि काइनेटिक एनर्जी की रेट, रेट का मतलब होता है पर सेकंड, रेट का मतलब होता है पर सेकंड, है ना। तो 1 सेकंड में कितना पानी बाहर आता है, 1 सेकंड में मोटर कितने काइनेटिक एनर्जी से पानी को रिलीज करती है, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी से पानी को बाहर निकालती है। तो ये यहाँ पर जो टोटल मास है ना बेटा, वो पर सेकंड का हो गया, टोटल मास क्या हो गया पर सेकंड, पर सेकंड का हो गया। तो लेंथ कवर्ड पर सेकंड, और बेटा जो वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और 1 सेकंड हो अगर टाइम तो हम उस लेंथ को यानी v और l इक्वल हो जाते हैं। तो 1 सेकंड की जो डिस्टेंस होती है
उसकी वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो 1 सेकंड के लिए अगर टाइम क्या हो जाए 1 सेकंड हो जाए, है ना? तब हम इस फ़ॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, हाफ m इंटू में l के बजाय हम v लिख सकते हैं उसको, क्योंकि 1 सेकंड के लिए v और l क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, ठीक है? mv इंटू में v स्क्वायर, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हाफ mv क्यूब, और इसकी यूनिट भी होगी जूल पर सेकंड, क्योंकि रेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिलीज है, ठीक है? यानी कि पर सेकंड की काइनेटिक एनर्जी है, तो जूल पर सेकंड हाफ mv क्यूब हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर बेटा आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है, बहुत बड़ा सिंपल बात थी। लेकिन मास इसने कितना दिया था बताओ, यूनिट लेंथ का स्मॉल m, तो पूरा मास कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ का स्मॉल m, और पूरी लेंथ कितनी होगी l, तो स्मॉल m इंटू एल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात आगे और बढ़ गई कि वो 1 सेकंड के अंदर कितना मास को रिलीज करती है, ठीक है? तो 1 सेकंड के लिए लेंथ और वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है? तो क्लियर, तो ये क्या बन जाएगा, हाफ mv क्यूब बन जाएगा, ठीक है बच्चों? नोट कर लो क्वेश्चन नंबर 15 को। इस तरह से बेटा आपने आज बहुत अच्छे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर कर लिए अच्छे से, और आपने न्यूमेरिकल्स नीट में जितने न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं आपके सब आज कंप्लीट हो चुके हैं। कौन से टॉपिक के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम टॉपिक के ऊपर, ठीक है बेटा? जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट।